नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आम आदमी पार्टी के भीतर का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई उसमें 4 संस्थापक सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है इन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और इस बीच आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को भी हटाया गया है। पार्टी ये कह रही है उनका कार्यकाल 2013 में ही खत्म हो गया था, इसीलिए नई कमेटी बनाई गई है। लेकिन एडमिरल रामदास खुद स्तब्ध हैं जिस तरह की गतिविधियां पार्टी के भीतर चल रही हैं उससे। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरफ से, उनका जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि इन तमाम सवालों का जवाब आखिर कब देंगे अरविंद केजरीवाल। 28 मार्च को आम आदमी पार्टी की बैठक की बाहर की तस्वीरें तो हर किसी ने देखी। अंदर झगड़ा हुआ या नहीं, इसको लेकर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा और जो कुछ नहीं कहा, अब चर्चा उसको लेकर हो रही है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। एक मिनट बैठ जाइए। अरविंद केजरीवाल ने सिद्धांतों की दुहाई दी और योगेंद्र यादव पर महत्वाकांक्षी होने के आरोप लगाए। पहली बार यहां तक कहा कि योगेंद्र संयोजक बनना चाहते थे। योगेंद्र यादव जी के एक पीए होते थे, विजय रमन। उन्होंने सत्या नाम के हमारे एक वॉलंटियर को फोन किया कि आप आइए, योगेंद्र जी आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था 49 दिन के लिए, तो उन्होंने विजय रमन जी से पूछा कि किस चीज का इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वैसे उनकी पॉलिटिकल समझ अच्छी नहीं है। अब उन्हें नेशनल कन्वीनर से हटाकर योगेंद्र जी को नेशनल कन्वीनर बनाया जाएगा। तो उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार किया जा रहा है। आपको उनके सेक्रेटेरिएट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अपने लोगों ने मेरी ईमानदारी। केजरीवाल ने अपने भाषण में योगेंद्र और प्रशांत पर तो खूब हमले किए, लेकिन कई सवालों को उन्होंने छुआ तक नहीं। जानकारी के लिए बता दूं, जिस संयोजक के पद को लेकर पार्टी में महाभारत छिड़ी, उसी एक व्यक्ति 2 पद के सवाल पर चुप रह गए। 12 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर जो सवाल उठाए गए थे उसका जिक्र तो किया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई इसका जवाब नहीं दिया। उसी तरह चंदे के सवाल पर आवाम को मदद की बात का जिक्र तो किया, लेकिन चंदे को लेकर कार्रवाई क्या हुई, चुप्पी साधे रहे। अवाम नाम की एक संस्था खड़ी की गई, उसको पूरा समर्थन दिया गया। बाद में टीवी में निकल के आया है कि अवाम के लोग पूर्व बीजेपी के सदस्य थे, अवाम को बीजेपी फंडिंग कर रही है। केजरीवाल ने इन लोगों पर दिल्ली के चुनाव में हारने की कोशिश का भी आरोप लगाया। केजरीवाल के भाषण से साफ हो गया था कि प्रशांत और योगेंद्र का अब ज्यादा वक्त तक यहाँ गुजारा नहीं होने वाला है। परिषद के सदस्यों से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो खुद इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा, तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। बैठक के इस भाषण से पहले स्टिंग में ही तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई थी कि केजरीवाल योगेंद्र प्रशांत के साथ काम नहीं करना चाहते। शनिवार की बैठक में तो बस मुहर भर लगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल वही है जो देश जानना चाह रहा है कि क्या केजरीवाल को विरोध बर्दाश्त नहीं है, और उनके बारे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब वो कभी नहीं देंगे। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्वराज नहीं है। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र और स्वराज शायद ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही बात कहते रहें। जो सवाल उठे हैं उनका जवाब कब मिलेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वो तमाम सवाल जो अलग अलग हलकों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, संस्थापक सदस्यों द्वारा पूछे जा रहे हैं, योगेंद्र और प्रशांत के इन सवालों का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया। इन सवालों के जवाब का कब तक इंतजार करना होगा। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल, इस पर वो कुछ नहीं बोले। झगड़ा अपनी पार्टी में है तो मोदी को दोष क्यों दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी बात कल राष्ट्रीय परिषद में कही तो उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता है कि विरोधी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं पार्टी के भीतर मची इस खलबली से। लेकिन पार्टी के अंदर क्यों एक एक सदस्य छोड़कर जा रहा है, इस पर
कब उनसे जवाब मिलेगा। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हैं, स्टूडियो में अरविंद मोहन जी, अभय दुबे जी और इसके साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। और इसके साथ ही प्रोफेसर अजीत झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय परिषद से कल बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये जो तनातनी है इसके केंद्र में 4 जो संस्थापक नेता हैं उनमें से एक अजीत झा भी है, प्रोफेसर अजीत झा। सबसे पहले दिलीप पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा आप आंतरिक लोकतंत्र लाने की बात करते हैं, मुझे कमजोर करके क्या आंतरिक लोकतंत्र लाएंगे? उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, लेकिन उनसे जो सवाल पूछे गए उसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से उनकी स्पीच सुने तो संक्षेप में ही सही, लेकिन जो प्रश्न उठाए गए थे उन प्रश्नों को अरविंद जी ने अपनी स्पीच में गौर नहीं किया है, प्रमुखता से उसके बारे में बात करी है। मसलन आरटीआई एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ी मांग थी। उन्होंने बताया कि हम अपने खर्चे वेबसाइट पे डालते रहते हैं। खर्चों के अलावा ये भी कहा गया कि हमें पारदर्शिता के नाम पर पार्टी के एक्टिव वॉलंटियर्स की लिस्ट भी वेबसाइट पे डालनी चाहिए। इससे भी उन्होंने अपनी सहमति जताई, लेकिन एक चिंता व्यक्त की कि पार्टी के एक्टिव वॉलंटियर्स की लिस्ट, कोई भी पार्टी अपने सक्रिय सदस्यों की लिस्ट जो है वेबसाइट पर नहीं डालती है। इसके तमाम राजनीतिक कारण है, तमाम दोष हैं इसके। अगर फिर भी किसी को लगता हो कि ये करना पार्टी के हित में होगा, हक में होगा, तो सोच लीजिए, तय कर लीजिए, उसमें भी कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि अभी भी एक चिंता व्यक्त की गई है कि पार्टी के अंदर वॉलंटियर्स का एंगेजमेंट कम है। हमारा ये कहना है कि ये चिंता या जो भी प्रश्न थे ये किसी के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये हमारी साझी चिंता है, हमारी साझी तकलीफ है। और पार्टी ढाई वर्ष की पुरानी पार्टी है, सिर्फ शैशव अवस्था में है। हमने आज तक ये नहीं कहा कि हम दुनिया के सबसे परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। हमारे अंदर सुधार की तमाम संभावनाएं हैं, तो वॉलंटियर एंगेजमेंट भी बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 17 मार्च की पीएससी की बैठक में एक डिसीजन पब्लिक एक व्यक्ति एक पद को लेकर भी आपके यहाँ बात चलती रही जाएगी जो वॉलंटियर्स की सहभागिता को और बढ़ाने के ऊपर काम करेगी। तो ये बात भी तहे दिल से स्वीकार किया गया। इसके बाद मसला आया था बाकी के राज्यों में चुनाव लड़ने का। अरविंद केजरीवाल जी को शपथ ग्रहण के दिन की अपनी जो स्पीच थी उससे दिगर बात करते हुए कहना पड़ा, इस मांग को मानते हुए कि नहीं, हम बाकी राज्यों में भी जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, बशर्ते हमारी 3 प्री कंडीशंस वहां पे फुलफिलिटी हो, वहां लीडरशिप ठीक हो, ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो और वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन का एनालिसिस करें। एक व्यक्ति एक पद वाली बात भी तो हो रही है। एक सवाल है विजय का, दिलीप जी सुन लीजिए। जी विजय। योगेंद्र यादव बार बार ये भी कहते रहे हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं कि एक परिवार में से सिर्फ एक ही सदस्य का होना चाहिए, उसके साथ साथ वो ये भी जोड़ते रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद की का भी सिद्धांत होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है विजय भाई ये, और योगेंद्र जी ने यह सवाल किया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर पार्टी के अंदर कई बार चर्चा हो चुकी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में हुई है, नेशनल काउंसिल में हुई है। मेरी चिंता सिर्फ इतनी सी है कि योगेंद्र जी और प्रशांत जी बार बार कई मौकों पर आकर पार्टी की तमाम कमियां गिनाते रहे जो हमारे हक में है, हम उनको ठीक करते रहेंगे। लेकिन योगेंद्र जी ने कभी भी बता रहा हूं मैं कि प्रशांत जी के एक परिवार के 3 लोग पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे हैं, इस पे सार्वजनिक रूप से कभी कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। तो खैर कोई बात नहीं है, उनकी निजी राय है। पार्टी के अंदर इस विषय पर चर्चा होगी। आप कह रहे हैं हर सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर अजीत झा मौजूद हैं, दिलीप जी, और मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने सभी सवालों के जवाब दिए, आपको मिल गए अपने तमाम जवाब जो सवाल आपने उठाए थे? प्रोफेसर साहब। ये चर्चा, देखिए, कोई सवाल जवाब, कल तक मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था और जब से पार्टी बनी है तब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं। कोई अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल करने के लिए सवाल नहीं उठाए गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई बातें रखी गई थी, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 26 तारीख की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें वे फॉरवर्ड के नाम पर कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। 26 तारीख की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अचानक ये कहा गया
कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये मौखिक संदेश आया, फिर एसएमएस आया, फिर कहा गया कि औपचारिक इस्तीफा दे देंगे। चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी, 8 महीने के बाद पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी, उसमें एक ही सवाल पर चर्चा हो रही थी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और उनके साथियों ने बताया, उनका इस्तीफा हमारे सामने नहीं था, इस्तीफा के कारण हमारे सामने नहीं थे, पर 6-7 साथियों ने यह दावा किया उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने उनको तंग कर रखा है और परेशान कर रखा है और वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और जब तक ये लोग पार्टी से नहीं हटेंगे तब तक मैं पार्टी में संयोजक नहीं रहूंगा। ये सवाल आया, किसी भी सवाल पर कोई चर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं हुई, किसी भी चर्चा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कभी उसकी कोई चर्चा होगी इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया और 26 तारीख की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेके कल के राष्ट्रीय परिषद तक एक ही एजेंडा था। एजेंडा ये था, पहले पीएसी से हटाओ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को। पीएसी से जब हटाने की बात जब तर्क दिया जा रहा था तो इन्हीं सब साथियों ने ये कहा था कि ये पीएसी से हटेंगे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख साथी रहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है प्रोफेसर साहब कि आप लोगों के जो सवाल है, जहां आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो पलटवार आप पर कर रहे हैं, वो पलटवार कर रहे हैं आप लोगों पर और ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर आप अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, अरविंद केजरीवाल ने जो राष्ट्रीय परिषद में कहा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कमजोर करके जो फायदा पहुंच रहा है वो मोदी को पहुंच रहा है, कांग्रेस पार्टी को पहुंच रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अगर मोदी जी को फायदा पहुंच रहा है तो वो अपने आप को कमजोर क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल उनसे यही है कि अपने आप को कमजोर मत करो। और दूसरी बड़ी बात है, ये इस प्रकार की राजनीति है जिसमें मोदी जी को कमजोर करना है, मोदी जी के साथ लड़ना है। अरे दिल्ली के जनता के लिए सोचिए, आप मोदी जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों सोच रहे हैं? यही दर्शाता है कि आपका जो महत्वाकांक्षा है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का है, आपकी जनता की भलाई की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नेहा जी, 4 दिन से हम लोग एक ही टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, आपका झगड़ा। 4 दिनों में तो गैंगवार भी खत्म हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाया है कि जहां बहुत जोरदार तरीके से जूतम पत्री हो रही हो वहां जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही खड़े होकर देखिए, वरना कुछ जूते पत्र हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। शायद इसी की चिंता अरविंद केजरीवाल को भी है, इसीलिए वो कह रहे हैं, बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई फायदा मोदी को मत पहुंचाइए। आप लोग दूर से खड़े हैं, दूर से खड़े होकर के जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी चुभ रही है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन मीम अफजल साहब, सवाल यहां पर यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बात से ज्यादा परेशान है कि अब छवि कैसी बन रही है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक बड़ी मार उन्होंने दिल्ली में दी है, लेकिन अब उनके घर का झगड़ा उस जीत पर इस कदर से हावी हो रहा है कि उनकी अपनी छवि को भी धूमिल कर रहा है? अफजल साहब, देखिए, पहली बात तो आपने जो पूछा कि खुद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उस सारे झगड़े से मोदी जी को फायदा हो रहा है या कांग्रेस को फायदा हो रहा है, तो क्यों ना हो। जब आपसे नेक ख्वाहिशात और आपके साथ पूरा दिल जोड़ करके लोगों ने वोट दिया और उसके बाद आप ये तमाशा करेंगे जो हो रहा है, आप पार्टी को आप अरविंद पार्टी बना दोगे तो नुकसान जो होगा उसका फायदा तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले ही मिलेगा। इसमें कौन सी दो राय है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। इससे ये बात साबित भी हो जाती है कि वो ये खुद ही मान रहे हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है और वो नुकसान का खुद ही उन्होंने एतराफ इस शक्ल में किया कि उसका फायदा मोदी जी को हो रहा है या कांग्रेस को हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने अपने आप को इस हद तक लाने के लिए रास्ता क्यों बनाया, पहले से इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर आपको शिकायत थी इलेक्शन में टिकट बांटने पर, जो आज उसका जिक्र आज केजरीवाल जी ने अपनी तकरीर में किया है, तो उसी वक्त उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो उनके पुराने साथी थे। ठीक है, और अपनों को क्यों नहीं मना पा रहे हैं? मीम अफजल साहब, आपने अहम बात उठाई है। अरविंद मोहन जी, अपनों को केजरीवाल क्यों नहीं मना पा रहे हैं? और दिल्ली के लोगों से भी अब जब हम पूछ रहे हैं तो उनका मूड भी ये कह रहा है कि देखिए, केजरीवाल का स्टैचर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से संस्थापक सदस्यों को वो बाहर निकाल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं एक छोटा सवाल दिलीप से पूछना चाहता था। हाँ, पूछिए। कि जिस तरह से पीएसी
लोकपाल, एग्जीक्यूटिव सब बदला जा चुका है, डिसिप्लिनरी कमेटी, तो क्या केजरीवाल अब अपने लिए नई जनता चुनने वाले हैं कि यही जनता उनको चुनेगी? और दूसरा ये है कि जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को 2 दफे सजा हो चुकी, अब सुन रहे हैं कि उनको प्राथमिक सदस्यता से निकाला जाएगा, तो क्या उनकी नागरिकता लेने की भी कोई योजना है या देश से भगाने की भी कोई योजना है? एक कसूर की कितनी दफे सजा उनको दी जाएगी? दिलीप साहब, तगड़ा मारा। बहुत तीखा प्रश्न पूछा अरविंद मोहन जी ने, पर मैं भी खुशी खुशी जवाब देना चाहूंगा। अरविंद जी ने पूछा कि क्या केजरीवाल अपने लिए नई जनता चुनने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 54.3% वोटों के साथ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को ऑलरेडी गले लगाया हुआ है, तो उनको नई जनता चुननी पड़े इसकी आवश्यकता तो फिलहाल नहीं जान पड़ती। और जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, जिस तरह से मैं जनता के मन को पढ़ पाता हूं, रोजाना तमाम लोगों से मिलता रहता हूं, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 54.3% वोट इसलिए नहीं दिए कि वो इस बात में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति में कौन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन है या राष्ट्रीय परिषद में कौन है। दिल्ली की जनता ने 70 पॉइंट का एजेंडा जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले बताया तो एक ही आदमी को चाहती है, कब, कैसे और कितने प्रभावशाली ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है, शायद आपकी भी जरूरत नहीं है दिल्ली की जनता को। ये इसके लिए वोट दिया गया है। जिस सपनों के शहर की बात आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले कर रही थी, उन सपनों में आम आदमी पार्टी रंग कैसे भरने जा रही है, लेकिन दिलीप साहब ये आप कैसे करेंगे? आपके अपने आरोप छोड़कर जा रहे हैं सर। और अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते थे कि मुझ तक हर आदमी पहुंच सकता है। मैं तो आप ही के बीच का शख्स हूं। अगर संस्थापक सदस्य सवाल पूछने पर बाहर कर दिए जाते हैं तो एक आम शख्स की कितनी पहुंच अरविंद केजरीवाल तक होगी, ये भी सवाल है। और इसी वजह से दिल्ली की जनता भी चिंतित है। अभय दुबे जी, सवाल एक ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो जिसके चेहरे पर मुस्कान है, जो लोगों के बीच जाकर के ये कहते हैं कि मुझे सत्ता के लिए मैं नहीं आया हूं, और दूसरा अरविंद केजरीवाल का चेहरा वो जो पार्टी के भीतर शायद इस बात से डरता है कि हाथ से कंट्रोल ना चला जाए, नियंत्रण ना फिसल जाए। देखिए, हम तो 2 चेहरे नहीं जानते हैं। मेरी दृष्टि तो ऐसा नहीं देखती है। मेरी दृष्टि ये देखती है कि आम आदमी पार्टी में पिछले 1.5 महीने से जो हो रहा था वो पार्टी पर नेतृत्व के लिए संघर्ष था, सरकार के नेतृत्व के लिए संघर्ष नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं ये सामने रखना चाहता हूं। और जब नेतृत्व के लिए संघर्ष होता है तो वो 2 तरीके से चलता है। एक तरह के चलने वाले संघर्ष का अंत समझौते में होता है, और जो समझौताहीन संघर्ष होता है उसके 2 परिणाम होते हैं। या तो संघर्ष करने वाला एक पक्ष पराजित हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, या पार्टी 2 हिस्सों में टूट जाती है। इसका परिणाम, इसमें समझौता नहीं हो पाया और एक ना पार्टी टूटी, इसलिए एक पक्ष जो था वो पराजित होकर पार्टी से बाहर निकल गया। ये हर चाहे पार्टी सिद्धांतहीन हो, चाहे सिद्धांत पर हो, प्रतिक्रियावादी हो या क्रांतिकारी हो, पार्टी में पार्टी चलाने का यही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीके से पार्टी नहीं चलती है। हम लोग भूल कर रहे थे फिर जो अलग राजनीति की बात सोच रहे थे विजय, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझने में गलती अलग राजनीति का क्या मतलब है? कोई मंगल ग्रह पर थोड़ा राजनीति सही बात है। वैसे ही है जैसे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके भी कहा था, ऐसा भी नहीं है। खुद आम आदमी पार्टी के लोग आके बताते थे कि कैसे वो वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं। खुद ये कहते रहे कि हम दूसरी पार्टियों को बताएंगे कि राजनीति करना किसे कहते हैं। हाँ, मुझे एक अजीत झा साहब से एक सवाल पूछना है। अजीत झा साहब, क्या आपको अब पता लग गया है कि आपको कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण निकाला गया है आम आदमी पार्टी से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से? जो कल प्रस्ताव पढ़ा गया उसमें केवल ये लिखा था कि ये प्रस्ताव ये है कि इन 4 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए। उसमें किसी किस्म के किसी कारण का जिक्र नहीं था। उसके ऊपर राष्ट्रीय परिषद में कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा के लिए कोई समय नहीं दिया गया किसी भी तरह का। तो मुझे ये जानने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि मुझे क्यों निकाला गया। दिलीप पांडे जी, आप जवाब देना चाहेंगे? भी इसका कोई जिक्र नहीं था। चाहूंगा मैं कि जो भी कारण हो। सर, आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही है। दिलीप साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें?
मेरी आवाज आ रही है? जी, पहुंच रही है आपकी आवाज, बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अजीत झा जी या जो भी साथी जिनके साथ जिसके खिलाफ मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय परिषद ने जो निर्णय लिया है, इस बारे में जो भी जानकारी चाहेंगे वो जानकारी उनको पार्टी से जरूर मिलेगी और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी जानकारी दे पाएंगे। अभी तक आपको भी नहीं पता। कल नेशनल काउंसिल की बैठक में चर्चा भी नहीं हुई। दिलीप पांडे साहब, आरोप नहीं, आपको तो साबित करना पड़ेगा ना कि जो आरोप लगे वो पुख्ता पाए गए। विजय भाई, एक मिनट में बता रहा हूं आपको। और उसके बाद दिलीप साहब, प्रॉब्लम हो रही है आपके सिग्नल के साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है। हम सिग्नल दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं आपके साथ और फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है? मेरी समझ नहीं आ रहा है कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है जहां पर चर्चा का मौका भी नहीं दिया जाता है, जहां एक शख्स आता है, अपनी बात रखता है, उसके बाद इस्तीफे की बात करता है, कहता है आपको मुझे चुनना है तो चुनिए, नहीं चुनना तो ये लीजिए इस्तीफा, मैं जा रहा हूं बाहर, अब आप लोग डिसाइड कीजिए। देखिए नेहा जी, 67 एमएलए आ गए। 67 एमएलए आने के बाद इतनी पावर हजम हो जाए किसी को, ये काफी मुश्किल काम है और ये कुदरती तौर पर कभी कभी पैदा होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है, भाई ये चाहते क्या थे बाकी लोग? जो 3-4-5 लोगों को निकाला, क्या चाहते थे? ये क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे? मेरा ख्याल तो ये है कि लोग चाहते थे पार्टी को बाहर की तरफ लेकर के जाएं, दूसरे सूबों में लेकर के जाएं, वहां पर कुछ करें। इसलिए कि दिल्ली में तो इनको कोई पूछने वाला था नहीं। देखिए, नंबर 2 की लड़ाई है। केजरीवाल किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग वो लोग जो इस वक्त उनके करीब हैं, इनमें कोई भी आदमी अपनी हैसियत नंबर 2 की पोजीशन पर लाए। वो अपनी पार्टी में अपने अलावा हर आदमी का कद अपने घुटने से छोटा रखना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा, ये जो आज चारों तरफ उनके एक मंडली है, इनका नंबर भी लगेगा इनमें, जो भी ज्यादा उभरने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मुद्दे योगेंद्र यादव ने जो मुद्दे उठाए, इनका हुआ है, जो योगेंद्र यादव ने मुद्दा उठाया, सुनिए मेरी बात, सूचना के अधिकार के तहत पार्टी को लाना चाहिए, ये बात तो आपकी पार्टी भी नहीं मानती। ये तो कांग्रेस भी लिख के दे चुकी, सारी राष्ट्रीय पार्टियां सीआईसी को लिख के दे चुकी कि वो नहीं आना चाहते। विजय भाई, हम अगर नहीं लाना चाहते, हम अपना तर्क दे सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन ये पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इसकी वकालत की है, कैसे भाग रही है इससे? ये सवाल तो इनसे पूछने का है ना। अच्छा, हमको तो आपने कंडेम करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे बारे में तो एक आम राय है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां खराब हैं। इसीलिए और अभी जो कह रहे थे ऐसे मौकों कि भाई ये मंगलयान से तो नहीं आई ना पार्टी, सीधे सीधे बीजेपी ये मंगलयान पर नहीं कर रही, लेकिन ये मंगलयान से भी नहीं आई है, जमीन से ही आई है और जमीन पे इसको राजनीति करनी है। और क्या निराश कर रही है? लेकिन ये मंगलयान की बातें तो कर रहे थे ना। अरविंद मोहन जी, अजीत झा से मैं पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी बनाने से लेके अभी तक आए हैं, आपको अरविंद केजरीवाल या पार्टी के फंक्शनिंग में अब तक क्या दिख रहा था और आपको अपनी ताकत क्या दिख रही थी कि आप लड़ाई को इस दूरी तक ले गए? जितना सपोर्ट आपको मिला वो, और उनका व्यवहार क्या कुछ नया इस बीच बदल गया है या पहले से यही था? हाँ, प्रोफेसर साहब, देखिए, मैं संक्षेप में आपकी बात को जवाब दूंगा। ये बहुत लंबी कहानी है। जब पार्टी का संविधान बना था तो पार्टी के संविधान में ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महीने में 2 बार होगी और जो पीएसी है उसका काम केवल आपातकालीन स्थिति जो कोई होगी 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच, उसमें उसकी भूमिका होगी। और बिना संविधान को बदले बगैर भी धीरे धीरे कुछ समस्याएं भी थी, कुछ चुनौतियां भी थी, दिल्ली चुनाव का दबाव भी था। ये बात भी ठीक है कि हम 3 चुनाव लड़े हैं पिछले दिनों, उसकी वजह से कई संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जो संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन का जो सिलसिलेवार दौर शुरू हुआ वो लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ और जुलाई में जो संगरूर में
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक, सामान्य बैठक 8 महीने के बाद फरवरी महीने में हुई। और इस बैठक में जो सारा एजेंडा था, जिस पर चर्चा करनी थी, पार्टी के अंदर व्यवस्थाओं को लागू करने की, पार्टी के विस्तार की, पार्टी की रणनीति की, उसको सबको दरकिनार करके एक एजेंडा लाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा लिखित नहीं था, इस्तीफा में कोई कारण नहीं थे। उनके बिहाफ पर 6-7 साथियों ने कहा कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने उनको तंग कर रखा है। और यही चीजें मीडिया में और आप कह रहे हैं धीरे धीरे मामला ऐसे स्तर तक पहुंच गया जहां पर फिर आपको बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया 40 मिनट के अपने पीएससी भाषण में से और नेशनल काउंसिल से। हमारे साथ दिलीप पांडे एक बार फिर से जुड़ गए हैं प्रोफेसर साहब, और जो सवाल आपने पूछा था मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। दिलीप जी, ये कैसी पार्टी और कैसा आंतरिक लोकतंत्र है जहां जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उन्हें आप काउंसिल की बैठक में चर्चा करने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका भी नहीं देते, और ये भी नहीं बता रहे कि किस सजा कसूर, किस कसूर की क्या सजा मिली है। जहां तक सवालों की बात है नेहा जी, मुझे लगता है कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसी पार्टी के संयोजक या नेता होंगे जो किसी भी हद तक किसी भी तीखेपन के तीक्ष्ण और चुभते हुए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। बात आती है राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में चर्चा की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्रस्ताव लाया गया राष्ट्रीय परिषद में तो 10-12 साथी उसके साथ ही उस कमरे से वॉकआउट कर गए। मैं बताना चाहूंगा कि ये 12 बजे के आसपास की घटना है और उसके बाद मीटिंग में बहुत सारे गंभीर राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दों पर शाम 6 बजे तक चर्चा होती रही। इस घटना के बाद जो सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए तो सबसे अहम मुद्दा यही होगा ना कि कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं जिसमें वो शामिल है। पक्ष में नहीं थे। अरविंद मोहन ने भी एक सवाल पूछा था कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अलग अलग विषयों पे और इस विषय पे भी अपनी बात रखी। अजीत भाई से अरविंद मोहन ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। तो ऐसा नहीं कि वहां पे चर्चा का स्कोप नहीं था। अगर आपकी पार्टी के मंच के ऊपर अपनी आस्था है, पार्टी के इंटरनल प्रोसेस पे यकीन है, तो आप वहां पे बैठते, वहां पे अपनी बात को रखते। सर, वो तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। आस्था को अब तो 2 विधायक भी दिल्ली के इस तरह का आरोप क्या बात कर रहे हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी पार्टी आपके संयोजक जिन 2 आदमियों को लगातार कोसते रहे वो उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहीं बैठे रहते हो। हाँ प्रोफेसर साहब सवाल आप पे ये उठ रहा है, आप लोग संयम रखते, आप लोग संयम रखते प्रोफेसर साहब। है वो बात प्रिय अप्रिय दोनों हो सकती है। अरविंद भाई वो अधिकार दिया गया आपको। मैं बता देता हूँ, मैं कल का घटनाक्रम बता देता हूँ आपको। कल क्या हुआ? घटनाक्रम मत बताइए प्रोफेसर साहब, मुझे ब्रेक लेना है। आप ये बताइए क्या आप लोग हड़बड़ी में बाहर आ गए? मेरी बात सुनिए आप। दिलीप साहब सुन लीजिए सर उनको, 1 मिनट। वहां तो सुना नहीं, परिषद में यहाँ सुन लीजिए। बात तो सुनिए आप। बोलिए प्रोफेसर साहब। आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ 1 मिनट। कल जब बैठक शुरू हुई तो मनीष सिसोदिया जी बैठक का संचालन करने लगे। वो पार्टी के सचिव नहीं हैं। वो किस अधिकार से बैठक का संचालन कर रहे थे ये हमको अभी तक पता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना भाषण दिया, बहुत लंबा अच्छा भाषण दिया, काफी उत्तेजक भाषण दिया। उस भाषण में लगभग 3/4 से 80% भाषण केवल आरोप पत्र था प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ। वो भाषण खत्म करते ही उन्होंने कहा कि मैं अब जा रहा हूं, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। मैं अध्यक्षता गोपाल राय जी को देता हूं। हम लोगों ने कहा आप संयोजक हैं, आपको अध्यक्षता करने का हक है, पर आपको किसी को अध्यक्षता देने का हक नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो ये परिषद अपना अध्यक्ष चुनेगी और वो भी वर्तमान परिस्थिति में सीक्रेट बैलेट से चुनेगी। इसको अनसुना किया गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने रखा। लेकिन सवाल यह है ना कि आप जो मुद्दे उठा रहे थे राष्ट्रीय परिषद के ज्यादातर सदस्य उन मुद्दों के साथ ही नहीं, आपके साथ ही नहीं खड़े। मीटिंग में कोई 10 वोट मिले जुम्मा।
मनीष सिसोदिया जी चलिए, ने खुद अब से माइक पकड़ के सवाल सबसे एक बड़ा यही है कि प्रस्ताव इतने रखा मतभेद और उस प्रस्ताव पर इतने उन्होंने खुद से कॉन्ट्राडिक्शंस, वोटिंग शुरू करा और दी। ऐसे में भी अगर ये पार्टी अलग होने का दावा करती है तो फिर बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मुस्कुरा रहे हैं दिलीप साहब, लेकिन ये संकट की घड़ी है। संबित पात्रा जी, दिलीप पांडे जी ने यह कहा कि दिल्ली की जनता ने गले लगा लिया अरविंद केजरीवाल को। अब आम आदमी पार्टी के भीतर क्या खटपट हो रही है, इससे दिल्ली की जनता को कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये गले लगाने से मुझे कुछ याद आ गया है, मैं शेयर कर लूं दिलीप जी से। दिलीप भाई जरा ये समझाइए, ये योगा का कौन सा अद्भुत मुद्रा है जिसमें इंसान से हो इंसान के भाईचारा कह के आप गले तो लगा लेते हैं मगर लगे हाथ पिछवाड़े पे लात भी मार देते हैं। ये दोनों चीज एक साथ संभव कैसे हो सकता है? इस मुद्रा के बारे में भी दिल्ली की जनता को बताइए। और नेहा जी आप देखिए, आरंभ से ही अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने आप लात वहीं पड़ी, आपको कैसे पता? वो सिग्नल उनका चला गया, वक्त भी मेरे पास कम है। मीम अफजल साहब, एक बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी। आपको लगता है कि जो एक नया सपना लेकर ये आम आदमी पार्टी आई थी, ये संस्थापक सदस्य जिनके लिए कहा जा रहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में, इनके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप, कम से कम दिल्ली की जनता के नजरिए से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सब ठीक हो जाएगा। ये जरूर है कि जो आदमी पावर में होता है और इतनी बड़ी तादाद के साथ जिसके एमएलए हैं, उसको अभी फिलहाल कोई ऐसा नुकसान सरकार में नजर नहीं आता, लेकिन इमेज का नुकसान तो हो गया और दिल्ली के लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैंने दिल्ली के खुद लोगों को अब ये कहते हुए सुना है कि भाई कांग्रेस को हमने क्यों हटाया? ठीक है, हमने तो सोचा था नई राजनीति होगी, हम पर जो सारे इल्जामात लगे थे वो इल्जामात जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा वक्त है, मुश्किल भरा वक्त है। वक्त मेरे पास कम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रोफेसर झा साहब, आप लोगों को अब क्या उम्मीद है? आप लोग अब भी पार्टी में हैं, अब तो ये खबर आ रही है कि आप लोगों को पार्टी से भी बाहर किया जा सकता है। देखिए, कल जो फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला नहीं है, पार्टी के गुट का फैसला है, क्योंकि ये बैठक पूरी तरह से असंवैधानिक थी। इसमें न्यूनतम मर्यादाओं का पालन नहीं हुआ है। उस मीटिंग के हॉल में ऐसे लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं थे, इनवाइटी भी नहीं थे। इसीलिए आप ये उम्मीद कर रहे हैं ये पार्टी का फैसला नहीं है, अभी भी गुंजाइश है। जाते जाते दिलीप पांडे जी, आप लोगों को ये डर है कि कितने लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं? कल इसी गहमा गहमी में मेधा पाटकर भी छोड़कर चली गई, एडमिरल रामदास खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनसे सवाल उठता है कि आपकी पार्टी अलग कैसे? उनसे सिग्नल हमारा टूट गया है मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन ये जो मौसम की उठापटक है ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रही है, जहां सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल यह है कि सिर्फ सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।